Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing well and welcome back to our another class of SBL. सर लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि ये सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, इस सब्जेक्ट में हम किन चीज़ों को देख रहे होंगे और बेसिक इस सब्जेक्ट को किस तरह से लेकर चल रहे होंगे। और साथ ही साथ हमने अपने लेक्चर के बिल्कुल एंड में अपने फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ भी कर दिया था, उसको इंट्रोड्यूस भी कर लिया था और स्ट्रैटेजी को समझा भी था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली इस चैप्टर में स्ट्रैटेजी को मज़ीद पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो बेसिकली स्ट्रैटेजी को फॉर्म करने के लिए कंपनी क्या करती है, मतलब किस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन करती है, फॉर्म करती है ताकि वो अपना बिज़नेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। तो देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है ना कि बिज़नेस जब होता है ना तो उस बिज़नेस में ये नहीं होता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो कोई भी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में बैठा हुआ है वो ये कहे कि आज सुबह उठ कर ना ये काम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है या मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये काम अच्छा है, हम ये कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। वी आर नॉट सम पोकर प्लेयर, सही है ना। हम हैं बिज़नेस लीडर और हम रिस्क लेते हैं मगर कैलकुलेटेड। और उस कैलकुलेटेड रिस्क के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है ना वो एनवायरनमेंट का एनालिसिस करें, यानी कि आप उस बिज़नेस के एतराफ़ में जो चीज़ें हैं, उसके एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करें। और उसको स्टडी करने की वजह से आपको कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जो बिज़नेस के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो इम्पैक्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट भी हो सकता है। सर ये दो बड़े मुश्किल लफ्ज़ आपने बोल दिए, इनको समझाएं भी तो सही। समझाता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को अभी हल्का सा टच करेंगे, लेकिन इसको हमने जहन में रखना है क्योंकि आगे एक मेन मॉडल है जो कि हम पढ़ रहे होंगे और वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली वो फेवरेबल चीज़ें होती हैं जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको बिज़नेस कैपिटलाइज करके यानी उनसे फ़ायदा उठाकर अपने बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के और करीब आ सकता है। और इसी तरह थ्रेट की अगर बात करूं तो ये वो फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जो कंपनी को अपने बिज़नेस ऑब्जेक्टिव से दूर लेकर चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक लेमेन से एग्ज़ाम्पल दूं तो हमारे ही अकाउंटेंसी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के अंदर अगर कोई न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है और वो सब्जेक्ट लेट्स से ऐसा है कि जिसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो ये मेरे लिए या मेरे इदारे के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उससे ग्रो कर सकते हैं, हम उस सब्जेक्ट को भी ऑफ़र कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई सब्जेक्ट लेट से डिलीट हो रहा है और वो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, तो अब वो जो सब्जेक्ट डिलीट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इदारे का जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली वो क्या होगा, उससे हम दूर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली वो चेंजेस होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये इम्पैक्ट फेवरेबल भी हो सकते हैं, ये इम्पैक्ट अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। अगर फेवरेबल होगा तो उसको हम अपॉर्चुनिटी बोलेंगे ऑब्वियसली, और अगर अनफेवरेबल होगा तो वो हमारे लिए थ्रेट होगा। थ्रेट की एक और एग्जांपल दूं तो बड़ी क्लासिक और बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है हमारे पास, वो है सर नोकिया की। आपको पता होगा कि ये 2003 to 2005 ये वो टाइम है कि जब नोकिया बेसिकली अपने पीक पे था। जिस किसी के पास अगर मोबाइल फ़ोन होता था या कोई हम कहें कि मशीन थी जो जिससे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, दूर दराज एरियाज़ में बात कर सकते थे, जो फासलों को कम कर दिया था, वो था नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स ने। लेकिन क्या हुआ कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आना स्टार्ट हुए, लोग जो है स्मार्टर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुए और स्मार्टफोन्स आने लगे। लेकिन नोकिया ने क्या किया, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, रहते रहते आहिस्ते आहिस्ते नोकिया का नामो निशान मिट गया। वो जो एक वक्त में मार्केट लीडर हुआ करता था उसका निशान ही मिट गया। उसकी जगह जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स की कंपनीज थी, सैमसंग, एप्पल, इन लोगों ने ले ली। तो बेसिकली इसी वजह से हमें एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है कि एनवायरनमेंट में कैसे कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जो हमारे बिज़नेस को हर्ट कर सकते हैं, जो हमारे बिज़नेस को अपने ऑब्जेक्टिव से दूर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो हम एनवायरनमेंट को जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं। हमें पता लगता है कि इन रिसेंट एरा किन चीज़ों की डिमांड है। सर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट तो नहीं आया जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देगा, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम कोई आईटी टेक्नोलॉजी हैं या हम ऐसी हैवी आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं
और गवर्नमेंट हमारी जो है वो फायरवॉल लगा रही है ऐसी कि जिससे आईटी टेक्नोलॉजी और ये सॉफ्टवेयर वगैरह तो बहुत दूर की बात है, एक बेसिक इंटरनेट भी सही नहीं चलेगा, तो वो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो सकती है। तो इससे बिज़नेस का नुकसान हो सकता है। और ये जो आईटी की इन्वेस्टमेंट और जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस नहीं होंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर के जिसमें बिज़नेस की पूरी डायरेक्शन लगी होगी, बिज़नेस के आगे के कोई 5-10 साल लगे हुए होंगे। तो ये वाले डिसीजन लेने से पहले आपके ऊपर लाजिम है कि बिज़नेस अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करे। इसके अलावा लेट से आप एक कोई जंक फूड यानी कि फ़ास्ट फूड बिज़नेस में है और आपके जो एनवायरनमेंट में ऑडियंस है, जो आपकी टारगेटेड पब्लिक है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो डेफिनेटली सर आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं कर रहे हो। आपके एनवायरनमेंट में ऐसी ऑडियंस है जिससे आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही क्लैश करता है, जो दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपका बिज़नेस ग्रो कर जाए? तो एनवायरनमेंट को स्टडी करना इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जब हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के एनवायरनमेंट है। एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो कंपनी की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो कंपनी के बाहर की चीज़ें हैं, उनकी बातें करते हैं हम। उस एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, हम उनको देख रहे होते हैं। और दूसरा है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि कंपनी के अंदर, विद इन दी कंपनी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम किसी लेटर स्टेज पे कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब कंपनी स्टडी करती है तो बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हमारे पास दो एनवायरनमेंट्स होते हैं, दो लेयर्स होती है। एक तो होती है हमारे पास जनरल एनवायरनमेंट, जो कि जिसको हम कहते हैं कंट्री एनवायरनमेंट या उस रीजन का एनवायरनमेंट जहाँ पर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। इसके दो, एक अगर कॉमन नाम की बात करूं, जो हम प्यार से उनको दो और नामों से बुलाते हैं, जिसका जो है जनरल एनवायरनमेंट या फिर मैक्रो एनवायरनमेंट। तो ये कुछ नाम है जिस नामों से एग्जामिनर एग्ज़ाम के अंदर या हम जो क्वेश्चन सिनेरियोज देख रहे होंगे वहाँ पर इस एनवायरनमेंट को इस नाम से पुकारा जा रहा होगा। कौन कौन से, मैं फिर से रिपीट करूँ, जनरल एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट या कंट्री और रीजनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि एक कंट्री के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हर बिज़नेस के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, ओवरऑल सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं होते। और ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास मॉडल यूज़ होता है वो मॉडल यूज़ होता है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल्स में हम ये देखते हैं कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंट्री एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कंसिडर करना चाहिए। उसके दूसरी तरफ हमारे पास एक थोड़ा और अगर नैरो डाउन कर दें एनवायरनमेंट को, थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करें, तो एक और एनवायरनमेंट होता है जो कि है इंडस्ट्री या फिर मार्केट एनवायरनमेंट। ये वाला एनवायरनमेंट जो होता है वो थोड़ा स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री होता है, यानी कि इसके अंदर जो आप फैक्टर्स को देखते हैं वो फैक्टर उस इंडस्ट्री रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है, यानी आपकी कंपनी जहां ऑपरेट कर रही है। इस एनवायरनमेंट के दो और प्यार के नाम हैं, वो कौन से हैं? एक नाम है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और दूसरा है माइक्रो एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें हमारी जो स्कोप होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, माइक्रो हो जाती है। ओवरऑल एनवायरनमेंट के बजाय हम सिर्फ और सिर्फ उस इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उस इंडस्ट्री में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिनको स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हमें कंसिडर करना चाहिए। और इस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास एक मॉडल है वो है पोर्टर 5 फोर्सेस। सर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आई नो कि चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने कहा कि हमें स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एनवायरमेंटल एनालिसिस करना है, सही है। एनवायरमेंटल एनालिसिस जब हम करने गए तो हमारे पास दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि कंपनी के बाहर की बातें हैं, और एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि कंपनी के अंदर की बातें हैं, सही है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारे पास जब कंपनी के बाहर की बात करते हैं तो दो तरह के एनवायरनमेंट है। एक एनवायरनमेंट जो कि जनरल एनवायरनमेंट है, जो ओवरऑल उस कंट्री के एनवायरनमेंट की बात करता है जहाँ पर आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, सही है। और उस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं पेस्टल को। और इसी तरह
अगर हम बात करें उस इंडस्ट्री की जहाँ पर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, या फिर आप आईटी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में, या आप एफएमसीजी में हैं, या आप एयरलाइन इंडस्ट्री में हैं, तो जब आप इस बिज़नेस में, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड फैक्टर्स को देख रहे होंगे। और इसके दूसरे नाम क्या है? इसके दूसरे नाम है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या फिर माइक्रो एनवायरनमेंट। और इन फैक्टर्स को, इस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं पोर्टर 5 फोर्सेस के मॉडल को। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास आज हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे पेस्टल एनालिसिस को, यानी कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। किसी कंट्री के जहाँ पर हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उस कंट्री के एनवायरनमेंट को जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं पेस्टल का मॉडल। पेस्टल का सर मतलब क्या है? पेस्टल के अंदर P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, S स्टैंड्स फॉर सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, E स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, L स्टैंड्स फॉर लीगल एनवायरनमेंट। तो ये बेसिकली 6 एक ब्रॉडर हमने कैटेगरीज बनाई हैं कि जिससे हम पूरे के पूरे कंट्री के एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकते हैं। ओवरऑल सारी ही चीज़ें जो उस कंट्री के अंदर चल रही होती है, जो उसके एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे होते हैं, जो एग्जिस्टिंग फैक्टर्स होते हैं, जब आप पेस्टल एनालिसिस करते हैं तो वो सारे के सारे आपके पास क्लियर हो जाते हैं, वो सारे के सारे आपके सामने आ जाते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 पेस्टल के एक एक फैक्टर को हम देखते हैं कि उसका एनालिसिस किस तरह करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को जब आप स्टडी कर रहे हैं ना सर, तो वहाँ पर आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखना है। पॉलिटिकल फैक्टर्स से मेरा मतलब ये है कि जब आप पॉलिटिकल फैक्टर्स को देख रहे होंगे किसी भी सिनेरियो में, तो आप एक ये बस काम कर लें, आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एनालिसिस हो जाएगा। आप अपना सारा का सारा फोकस लेकर आ जाएं पॉलिसी मेकर्स के ऊपर। सर कौन होते हैं ये पॉलिसी मेकर्स? मेरे दोस्तों, पॉलिसी मेकर्स वो होती है जो आपकी बेसिकली करंट गवर्नमेंट है या फिर आपकी आने वाली गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म होने वाला है और दूसरी जो पोटेंशियल गवर्नमेंट है, आपको लगता है यही गवर्नमेंट आएगी, तो आप उसको स्टडी करते हैं कि उस गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, वो गवर्नमेंट के क्या प्रेफरेंसेस है। क्योंकि हमने जितनी भी अभी तक बात की स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म डिसीजंस के ऊपर बात करती है। जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि अगली गवर्नमेंट भी क्या सोच रही है, ताकि क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट प्रोजेक्शंस, फोरकास्ट, बजट्स। तो ये जो बनते हैं ये 5-6 साल, 10 साल, 15 साल के ऊपर बनते हैं। यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि अगली जो गवर्नमेंट आ रही है वो किस तरफ जो है ना, उसका रुझान किस तरफ है, उसके क्या मोटिव्स हैं। और साथ ही साथ कुछ कंट्रीज़ के अंदर अदर देन गवर्नमेंट भी कुछ इदारे होते हैं, कुछ एजेंसीज़ होती हैं नॉन गवर्नमेंट, जो कि जिनके पास ये अथॉरिटी होती है या पावर होती है जो पॉलिसी बना सकते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ ना, तो ये वो लोग हैं कि जो किसी को, जो ये कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो आदेश होगा, हम जो बनाएंगे वो कानून होगा। तो इन लोगों के ऊपर आपको फोकस करना है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करते वक्त। अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें तो जो एक जनरल फैक्टर्स हैं, हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो क्या स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है या नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस हो ना, वो अनस्टेबिलिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता या उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। बिकॉज अगेन जिस तरह हमने बात की, स्ट्रैटेजी बनाना या लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना, इसमें प्रोजेक्शंस, बजट इन्वॉल्व हैं। और कैसे हो सकता है कि जब अनसर्टेनिटी है तो हम ये कैसे सोच लें कि हमारे आगे के 6 साल के रेवेन्यूज़ क्या होंगे, कॉस्ट क्या होगी, टैक्सेस क्या होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट आज से 3 साल बाद नए टैक्सेस इंपोज कर दे, वो जो आपकी पूरी प्रोजेक्शन थी वो ख़राब हो जाए। एनपीवी जो आपकी पॉजिटिव थी वो पूरी की पूरी एनपीवी नेगेटिव में चले जाए। या जिस तरह हमने बात की कि आपने कोई हैवी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर दी और ये फायरवॉल लगा कर बैठ गए, आपका इंटरनेट ही नहीं चल रहा, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। आपको ये देखना होता है कि जो गवर्नमेंट है वो खुद कितनी स्टेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट खुद किसी के रहमो करम के ऊपर है और रातों रात तख्ता पलट जाए, नई गवर्नमेंट आ जाए। तो जो पिछली गवर्नमेंट के हिसाब से आपने प्लानिंग की थी, आपके जो प्लान्स थे, वो सारे के सारे तो वेस्ट हो गए। तो ये देख रहे होते हैं आपके गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है खुद। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के वो मोटिव्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ को, वो किस इंडस्ट्री को
सपोर्ट कर रही है, वो किस इंडस्ट्री को ग्रो करवाना चाह रही है। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि आज किसी को सड़क से उठा कर स्टार बना दें, कल उसी को गिरा दें। तो इंडस्ट्री को, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर उनको कंसिडर कर रही है गवर्नमेंट और उस इंडस्ट्री को ग्रो करवाना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री, यानी जहाँ पर आप जिस बिज़नेस में आप ऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को प्रोमोट के बजाय डिमोट करना चाहती है। तो ये तो आपके लिए थ्रेट हो जाएगा, यानी कि आपको इससे नुकसान होंगे। तो बेसिकली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आप ये देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंसेस हैं, वो आपके बिज़नेस के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। पूरे पेस्टल एनालिसिस में हम हर फैक्टर के अंदर यही देखेंगे कि फैक्टर्स हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। साथ ही साथ अगर एक और चीज़ बताऊं तो हमारे पास गवर्नमेंट में ये भी आता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जब हम देख रहे होते हैं तो आपके फॉरेन ट्रेड की कंडीशंस क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मुल्क के ऊपर जो फॉरेन ट्रेड है उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, ग्लोबली बैन है, ना आप इंपोर्ट कर सकते हैं ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपका कोई रॉ मटेरियल है जो आप इंपोर्ट करते हैं वो नहीं मिलेगा तो आपका बिज़नेस किस तरह से चल सकता है। साथ ही साथ जो आपकी सेल्स है, अगर आप ग्लोबली सेल्स करते हैं तो आपका जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड रेवेन्यू है वो भी गया। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर देख रहे होते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट सारी चीज़ें हम जानते हैं, बस उसको एक बार रिफ़्रेश करने की देर है। वो क्या है सर? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन करेंसी के रेट, ग्रोथ चल रही है, बूम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, क्या चीज़ें हैं आपके इकोनॉमी के अंदर, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी कम हो रही है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में देखते हैं। और बेसिकली अगर मैं बताऊं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करने का जो पर्पज़ है ना, वो आप ये देखते हैं कि दो ही चीज़ें देखें, क्या है? एक है रेवेन्यू, एक है आपकी कॉस्ट। अगर तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होगा, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होंगे, फॉरेन एक्सचेंज के रेट बढ़ रहे हैं, सही है, और आपकी जो इकॉनमी है वो रिसेशन में, तो जाहिर सी बात है सर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, कंपनी को नुकसान होगा। और मीनवाइल आपके रेवेन्यूज़ भी कम होंगे, क्योंकि जब डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी, तो लोग इतने खर्चे नहीं करेंगे, लोग आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो यही आपकी कंपनी के ऊपर नुकसान आ रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ भी आप इसी तरह देख रहे होते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो डायरेक्शन हमारे लिए फेवरेबल है या हमारे लिए अनफेवरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में बेसिकली आप ये देख रहे होते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, लोग किस एज के हैं, कौन सा जेंडर है जो आपके उस कंट्री के अंदर कौन सा जेंडर डोमिनेंट है, इसके अलावा एज ग्रुप क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या एजुकेशन है उनका, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि जो हमारी सोशल लाइफ में, जो हमारी सोसाइटी में क्लासेस होती हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलीट, इनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका क्या रेशो है कंट्री के अंदर, ये चीज़ें हम देखते हैं। हमारे जो सोशल कस्टमर्स हैं, जो हमारी पूरी सोसाइटी है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, क्या आपकी सोसाइटी जो है हेल्थ कॉन्शियस है, टेक्नोलॉजिकल कॉन्शियस है, टैक्स सेवी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसके अलावा उनके कल्चरल बिलीव्स एंड रिलीजियस सिस्टम को देखना होता है। इससे आपको पता लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट ऑफ़र करना है, किस तरह मार्केटिंग करनी है। सर कोई ऐसी मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं कि वो रिलीजियस या कल्चरल बिलीफ के अगेंस्ट चले जाएगी, क्योंकि ये वो ऐसा एरिया है कि जहाँ पर जो पूरी सोसाइटी है ना वो एकदम से सेंसिटिव हो जाती है। जब वो सेंसिटिव होती है तो आपके बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना सोशल एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होते हैं, आप देखते हैं कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनका नेचर कैसा है, सही है। अगर वो नेचर आपके बिज़नेस के साथ अलाइंड है तो सर फ़ायदा होगा, लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट है तो वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके लिए अनफेवरेबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट नाम सुन के ही एक चीज़ हमारे जहन में आ जाती है कि ये तो इंटरनेट या फिर गैजेट्स इनके हवाले से होगा, है इनके हवाले से तो है, मगर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें। अपने दिमाग को हमने सिर्फ इस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना, हमें ये भी देखना है कि देखें
टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो आपके कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोसेसेस हैं, जो मेथड्स हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बिल्ट इन है, कितनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। यानी कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो कितने मैनुअल हैं, कितने ऑटोमेटेड हैं। अगर तो वो ज़्यादा ऑटोमेटेड की तरफ है, यानी कि आपके हर प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑटोमेटेड चीज़ें आ रही हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, वो इन्वायरमेंट ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर आपका कोई इन्वायरमेंट है जहाँ पर प्रोसेसेस मैनुअल हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव है चीज़ें, मशीन्स इतनी एडवांस नहीं है, आपकी जो एडवांस मशीनरी है वो भी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आती हैं। ये चीज़ें आपने देखनी होती है। सिर्फ इंटरनेट या गैजेट्स या मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इनकी तरफ सिर्फ ऑनलाइन की तरफ नहीं देखना, वो हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लेकिन उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती है। इसके अलावा आप देखते हो कि वहाँ के लोग किस नेचर के हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी के शिफ्ट को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं या वो रेजिस्ट करते हैं। सही है, कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा होता है कि जहाँ पर अगर न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो लोग पिछली टेक्नोलॉजी को या पिछले प्रोसेसेस को छोड़ते नहीं हैं, उसी पे स्टिक करते हैं। और कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा होता है कि वहाँ लोग स्मूथली ट्रांजिशन करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ। ये बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आप देख रहे होते हो। इसके साथ साथ आप देखते हो कि गवर्नमेंट कितनी स्पेंडिंग कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर, न्यू इन्वेंशन, इनोवेशन और डिस्कवरीज कितनी होती है, उसका रेट क्या है। यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है उस कंपनी का, क्या वो हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई, दैट इज़ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर सर कुछ एक दो चीज़ें हैं, हमने देखना है कि वो उस इन्वायरमेंट में कितनी इंपॉर्टेंस है उन चीज़ों की। वो चीज़ें क्या है? वो आपका कंपनी का इको फ्रेंडली होना, इकोसिस्टम को कम नुकसान पहुंचाना, या फिर क्लीनर ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़ या प्रोसेसेस, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। जो कंपनीज़ वेस्ट डंप कर रही होती है, हार्मफुल वेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर, उसके हिसाब से कितनी कंसर्न दी जाती है उस एनवायरनमेंट के अंदर। क्या उसको कोई देखता भी है या कहता है ठीक है जो हो रहा है होने दो। कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, फाइन्स हैं, पेनल्टीज़ हैं, और कुछ कंट्रीज़ में इसको कोई देखने वाला भी नहीं है। तो ये बेसिकली आपके इकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ में अब तो ये हो गया है कि इन्वायरमेंटल ऑडिट भी होने लग गए हैं, और वो कंपनीज़ जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स से कंप्लाई नहीं कर रही होती है उनके ऊपर बाकायदा फाइन्स एंड पेनल्टी इम्पोज होती हैं। कोई प्रेशर ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड, वो कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उनको कितनी ज़्यादा एम्पावरमेंट दी हुई है। ये वो फैक्टर्स हैं जहाँ पर आपको इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पता लगता है कंट्री के। और इससे बिज़नेस को नुकसान या फ़ायदा किस तरह से होता है कि अगर आपको मैं एक बात बताऊँ कि कुछ कंपनीज़ या कुछ इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट कॉन्शियस होते हैं। अब वो जो इन्वायरमेंट कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं ना, वो इको फ्रेंडली कंपनीज़ को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली से मतलब कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज यूज़ करती है, यानी जो अपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है उसमें वो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, वो वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। उसकी जो सप्लायर्स हैं वो भी ऐसे हैं कि जो इको फ्रेंडली हैं, और जो कंपनी जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है वो उसके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। वेस्ट को डंप करते वक्त कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल है, उसको ठीक तरह से ठीक वे में इस तरह डंप करती है कि जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। कंपनी खुद कार्बन न्यूट्रल है। तो ऐसी कंपनीज़ की अगर क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कम भी होती है ना, फिर भी कस्टमर्स उनको मार्केट प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं। रीज़न बीइंग कि उनकी जो प्रेफरेंस है वो क्या है, वो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और वो जो उनकी प्रेफरेंस पूरी हो रही होती है उसके बदले में वो पैसे देते हैं। और अगर कंपनी उस पर हाई प्राइसेस भी चार्ज करे तो इवन वो हाई प्राइसेस भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं जिनकी हमने बात की कि आपके प्रोसेस अच्छे हों, आपकी सोर्सिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, आपकी डंपिंग प्रोसेस अच्छे हों, कार्बन न्यूट्रल हो, तो ये सारे काम करने पे कंपनी की कॉस्ट आती है। इसके पीछे बाकायदा प्रोसेसेस को पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है, कंप्लाइंस ऑफिसर्स, कंप्लाइंस कमेटी लगानी पड़ती है। तो इनकी कॉस्ट की वजह से प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ती है, लेकिन कस्टमर ऐसी कंपनीज़ को सपोर्ट करते हैं और उसकी हाई प्राइसेस पे करते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आपके एनवायरनमेंट में क्या इस तरह के कस्टमर्स या इस तरह के लोग हैं या नहीं।
और फिर आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस को उसी तरह से डिज़ाइन करना होगा ताकि आप एनवायरनमेंट से, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है उनको अवॉइड कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है लीगल इन्वायरमेंट। अब लीगल इन्वायरमेंट में आपके पास बेसिकली जो पहली चीज़ होती है वो ये है कि आपके उस कंट्री के अंदर नंबर ऑफ़ लॉज, लेजिस्लेशन कितने हैं। सर ये फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्पोरेट लॉ, टैक्स लॉज, लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, कंपटीशन लॉज, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन लॉज, ये जितने लॉज हैं आपको इनको देखना पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लॉज होंगे ना उतनी ज़्यादा उसकी कंप्लाइंस और कंप्लाइंस कॉस्ट आएगी। और एक नेचुरल बात है कि कोई भी इंसान हो, बिज़नेस हो, जब उसके ऊपर इतनी सारी पाबंदियाँ लगाई जाती है ना तो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो ख़राब होनी चाहती है। तो बिज़नेस भी चाहता है कि वो खुला मैदान मिले, ज़रा ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर वो खुल के बिज़नेस कर सके, खुल के कॉम्पीट कर सके। तो जब इतने सारे लॉज आ जाते हैं ना तो वो थोड़े मामलात ऐसे हो जाते हैं कि घुटन होने लगती है और सही से बिज़नेस भी ऑपरेट नहीं कर पाता। साथ ही साथ आप ये देखते हैं यहाँ पर कि जो न्यू लॉज हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी जल्दी न्यू लॉज आते हैं या लॉज में जो चेंजेस आती हैं वो कितनी फ्रीक्वेंट है। क्योंकि वो लॉज जो न्यू आ रहे हैं या चेंजेस आ रही है, कंपनी को पहले उसको समझना पड़ेगा, उसकी इम्प्लीकेशन को देखना होगा और उस इम्प्लीकेशन के हिसाब से अपने प्रोसेसेस को, अपने बिज़नेस को चेंज करना होगा। और अगेन इन सब के ऊपर आती है कॉस्ट, क्योंकि आपको कंप्लायंस के लिए लोग बिठाने पड़ते हैं। कोई लेमैन ये सारी चीज़ें नहीं दे सकता, लॉज के एक्सपर्ट होते हैं जो आपको इन चीज़ों के ऊपर गाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन कंप्लायंस कर देते हैं तो उसके ऊपर अलग कॉस्ट आती है। तो बेसिकली दो तरह की कॉस्ट है हमारे पास लीगल में। एक कॉस्ट आपकी कंप्लायंस कॉस्ट है, यानी आपको उन सारे लॉज एंड रेगुलेशन को पहले तो आइडेंटिफाई करना है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनसे कंप्लाई करना है, उसकी कॉस्ट। और अगर नॉन कंप्लायंस कर दी तो उसके ऊपर जो पेनल्टीज़, फ़ाइन लगेगी वो एक अलग कॉस्ट। और ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी को बैन भी लग जाए या आपकी कंपनी को वाइंड अप भी करना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप देखते हो कि जिस इन्वायरमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ का जो कानून है वो कितना स्ट्रिक्ट है या लीनियंट है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं कि जहाँ पर लॉज एंड रेगुलेशन तो है लेकिन इतनी कोई स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है या उसके ऊपर फाइन्स या पेनल्टीज़ इम्पोज नहीं की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं है। तो वहाँ पर आप लीगल इन्वायरमेंट में कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ें भी है तो इनको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्री है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनीज़ है लेट्स से डेवलप कंट्रीज़, तो वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दी डेवलपिंग नेशंस वहाँ पर लॉज जो है स्ट्रिक्ट होंगे, वहाँ पर उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी लॉ की चेक एंड रेगुलेशन वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी। और अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होगी उसके ऊपर कंपनी को फाइन्स या पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें लीगल के अंदर, आप ये देख रहे होते हैं कि कितने और किस तरह के लॉज एंड रेगुलेशन आपकी कंपनी के ऊपर इम्पोज हो रहे हैं और उससे रिलेटेड आपके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपकी कंप्लायंस की क्या कॉस्ट आ सकती है उनसे रिलेटेड। तो सर यहाँ तक हमारा पेस्टल इन्वायरमेंट कवर हुआ। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ों को अगर समराइज़ करूँ तो हमने बात की कि हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस करना चाहिए। एनवायरमेंटल एनालिसिस में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अभी अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास दो तरह के इन्वायरमेंट आते हैं। एक तो कंट्री इन्वायरमेंट यानी जनरल इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पर आप ओवरऑल कंट्री या रीजन के इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो उस पूरे रीजन के अंदर हैं, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पेक्ट कर सकते हैं, आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। और दूसरी तरफ हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही एक वो इन्वायरमेंट है जो स्पेसिफिक टू योर इंडस्ट्री है, यानी कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट क्रिएट कर सकती है, यानी कि कंपनी के लिए फेवरेबल हो सकती है या अनफेवरेबल हो सकती है। और इसको स्टडी करेंगे हम पोर्टर 5 फोर्सेस, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास का एजेंडा है। तो आई होप कि मैं आपको जो एनवायरमेंटल एनालिसिस था और पेस्टल था वो अच्छे से समझा पाया होऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।